मैं राजेश कुमार सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का आज के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं कि संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज के बीच संतुलन होना क्यों आवश्यक है। और ये चैप्टर्स जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें पीटी भी हो, मेंस भी हो और इंटरव्यू भी हो, सभी के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट है। और आप सभी श्रोताओं और ख़ास करके विद्यार्थियों को मैं यह सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पर एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा या बात किया कि संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज के बीच संतुलन होना चाहिए, तो सबसे पहले ये समझिए कि ये स्वर्णिम त्रिभुज के बीच जो है कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आर्टिकल 19, एक 21 और एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 14। यानी स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत ये 3 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एवं आर्टिकल 21। और इस जगह पे उस केस को याद रखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे स्वर्णिम त्रिभुज का संबोधन किया था। वो केस था मेनका गांधी बनाम भारत सरकार वर्ष 1978। केस को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें इसकी संज्ञा दी गई थी इन 3 आर्टिकलों को। तो ये विषय अभी चर्चा में क्यों आई है, इसके विषय में पहले जान लीजिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मानहानि के अपराधीकरण आज की मतलब प्रवृत्ति हो गई। अर्थात कहने का ये हुआ कि मानहानि कानूनों का जो है अब दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ये आप देख भी रहे होंगे कि ये अधिकार तो प्रदत्त किया गया है नागरिकों को, लेकिन वो जो है इसका दुरुपयोग करने लगे हैं। कैसे, जो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रोविज़न आप देख लिए कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है यहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है कि आप जो है कुछ भी मतलब किसी के विरुद्ध भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा रखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये आज़ादी जो है आपको दिया गया है तो किसी को गाली दे दें, किसी को अपमानित कर दें, उसकी सम्मान को ठेस पहुंचाएं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19(a) 1(a), इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 21, जिसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और ये जो है प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ वो जीवन जी सकता है। यदि कोई उसे अपमानित करता है, गाली गलौज करता है, उसके विरुद्ध कोई झूठी बात फैलाता है उसकी गरिमा को क्षति पहुंचाने के लिए, तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, और इसी के तहत जो है आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19(2) जो है, अनुच्छेद 19(2) में मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने के लिए एक मानहानि टर्म का जो है यूज किया गया है, मतलब आप मानहानि कर सकते हैं। तो आइए जरा अब इसके अगले टर्म को समझ लें, फिर हम लोग इसको एनालिसिस कर लेंगे। अगला है कि ये जो मानहानि का प्रोविजन किया गया है जो 19(2) के तहत, जिसपे कि वो आपके वाक्य के या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा सा मतलब उस पर क्या कहिएगा, एक तरीके से मतलब सीमित करना। वो क्यों किया गया कि आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी के विरुद्ध जो है उल्टी बातें नहीं कर सकते। तो वही कहता है
कि अपकृत्य विधि के तहत सिविल मानहानि और भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जो कि अभी ये किसका स्थान ले लिया, इसका स्थान ले लिया है कौन, भारतीय न्याय संहिता BNS। याद रखिएगा, जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं उनमें BNS भारतीय न्याय संहिता जो है यह किसका जगह लिया है, भारतीय दंड संहिता का। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है, उसकी धारा 356, यहाँ ध्यान रखिएगा 356 भारतीय संविधान की नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत आपराधिक मानहानि दर्ज किया जा सकता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध। कब, किस कंडीशन में, जब कोई व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला लिखित, मुद्रित मतलब छपा हुआ है ना, या अस्थायी रूप से व्यक्त कोई बयान, तो जब जिससे यदि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचता है तो वह व्यक्ति सामने वाले पे मानहानि मुकदमा दायर कर सकता है। किस प्रोविजन के तहत, तो BNS की धारा 356 के तहत। ओके, अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के इसके बाद आइए जरा इसके बैकग्राउंड में भी हम लोग चलते हैं, तब और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। हम लोग ये बातें कर चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में स्वर्णिम त्रिभुज का उल्लेख किया गया था, है ना, जिसके अनुसार इस त्रिभुज का निर्माण इन 3 अनुच्छेद 14, 19 और 21 से हुआ है। अब देखिए, ये मामला जो है 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के पास गया था, और वो मामला क्या था कि कौन सा था, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016। तो यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में 2016 में पहुंचा, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए इसे खारिज कर दिया था। क्या था तर्क दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जो कि अब BNS की धारा 356 हो गया, के तहत आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की आज़ादी से असंगत नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा प्रिय श्रोताओं, कि सुब्रमण्यम स्वामी हो या ओवैसी हो, ये सब महान व्यक्तित्व है, मतलब इनके विचार जो है ना महान है, जरा इनको काफ़ी ज्ञानी लोग हैं ये, तो इनको सुनते वक्त थोड़ा सतर्क रहिएगा आप। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट को नहीं, जब ये संविधान की बात कर रहे हो, संविधान की व्याख्या कर रहे हो, तो उस पर फोकस कीजिएगा। पॉलिटिकली रूप से इनके अपने विचार हो सकते हैं, है ना, लेकिन संवैधानिक जो नॉलेज है इनके पास वो बहुत ही गजब का है। तो जब उस प्रकार की कोई डिबेट में सुनते हैं इनको, तो उस पर गौर कीजिएगा। तो अब देखिए कि होता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, तो सामने वाले व्यक्ति की छवि क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि आपराधिक मानहानि का जो है मामला बहुत ज़्यादा दर्ज होने लगा है। और ये मामला जो दर्ज हो रहा है, ये इस पर्पज़ से नहीं हो रहा है कि सामने वाले की छवि धूमिल हुआ है। बहुत सारे मामले में ये देखा जा रहा है कि भैया ये धन की उकाई का एक साधन बन चुका है। समझ रहे हैं, सामने वाले को डरा देना, धमका देना। अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि रिसेंटली अब बिहार में इलेक्शन का दौर है, तो अभी क्या हुआ है कि जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर या किसी अन्य व्यक्ति, सम्राट चौधरी हो गए, इन सभी के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगाए हैं। अब वो कितना सत्य है और नहीं है, ये सब जांच का विषय है ना। तो फिर अशोक चौधरी काउंटर क्या करते हैं कि हम मानहानि का मुकदमा कर देंगे, है ना। तो यदि वो सत्य है तो बोलने में बोला जाना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, और यदि गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। आपको देखिए, आप स्टूडेंट हैं और आपके लिए संविधान सर्वोपरि है, तो आप संविधान के तहत ही अपने विचार को व्यक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होता है और ये क्यों जो है कि संतुलन नहीं है संविधान में। एक सेकंड, जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहीं तक था, ठीक है। संविधान में जो है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को थोड़ा सा रोकने के लिए, या उसको कहिए कि कम करने के लिए, आर्टिकल 19(2) का प्रोविज़न तो है, लेकिन जो आपराधिक मानहानि का मामला है BNS 356 के तहत, उसको बैन करने के लिए या कम करने के लिए कोई भी कानून में प्रोविज़न नहीं किया गया है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर ये जो हमारे, चूँकि दोनों मौलिक अधिकार हैं, तो इन दोनों में जो है ना सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है।
और अब जो चूँकि 2016 में जो आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंगत नहीं माना कि ये असंगत नहीं है, आज वही सुप्रीम कोर्ट जो है 1 दशक के भीतर, मात्र 10 वर्षों के भीतर ही यह कहने पर या टिप्पणी करने पर मजबूर हो रही है कि नहीं, इस पे जो है कुछ ना कुछ कानून होने चाहिए। तो आप ये मान करके चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं किसी चीज़ पे अपनी जो है टिप्पणी कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से यह अनुभव किया है कि आज इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और यह एक धन उगाही का साधन बन गया है ना? और ऐसे भी किसी एक को दूसरे पर वरीयता दे देना, यदि मान लिया जाए कि हम इसको आर्टिकल 19(1)(a) पे जो है यदि वरीयता दे रहे हैं किसको, ये प्रतिष्ठा के अधिकार आर्टिकल 21 को, तो ये कहीं से संवैधानिक नैतिकता की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए सरकार को यह चाहिए कि संसद के माध्यम से इस पे कोई न कोई कानून लेकर के आए, जिससे कि सामंजस्य स्थापित हो सके किसके किसके बीच, तो आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21(a) वाक्य की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने के अधिकार के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो सके। तो ये हमारा मतलब ओपिनियन है, आप अपने निष्कर्ष में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस वीडियो में क्या हुआ कि ये जो कंटेंट आए ये प्री के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो गए, है ना? अब मेंस के दृष्टिकोण से यदि किसी में एग्जाम्पल पुट करना हो या इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे हमारी सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उनके बीच भी सेपरेशंस है। तो उसी प्रकार ये जो हमारे मौलिक अधिकार के बीच जो है, जो मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, जैसे हमने स्वर्णिम त्रिभुज की बात किया, तो इनके बीच भी संतुलन होना चाहिए, इनके बीच भी सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि संसद के माध्यम से यथाशीघ्र कानून लेकर के आए। तो चलिए आप लोग सभी विद्यार्थियों को जो है, सभी श्रोताओं को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हुए हम अपने वीडियो को इसी जगह पे समाप्त कर रहे हैं। फिर एक नए वीडियो में हम आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा होगा कि कोई भी वीडियो यदि आता है तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभ